तो हम लोग पढ़ रहे हैं ह्यूमन एनाटॉमी। इसके अंदर हमारा टॉपिक चल रहा है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। सबसे पहले हमने स्ट्रक्चर फॉर फंक्शन में डाइजेस्टिव सिस्टम में मेजर और एसेसरीज ऑर्गन के बारे में पढ़ा था कि कोई भी सिस्टम जो है वो मल्टीपल ऑर्गन से मिलके बनता है। और यहाँ पे जो मल्टीपल ऑर्गन है वो मेजर ऑर्गन की मैं बात करूँ तो माउथ, ऑइसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन। ये मेजर ऑर्गन इसलिए कहा जाता है क्योंकि खाना जो है इसी पैसेज के थ्रू मूव करता है, पूरा कंप्लीट ब्रेकडाउन से होते हुए एब्जॉर्प्शन के प्रोसेस तक, और उसके बाद बॉडी से बाहर यानी बॉडी के अंदर एंटर करता है माउथ से, और फिर बॉडी के बाहर निकलता है एनस से। और इसके बीच में जो ऑर्गन आते हैं वो आता है आपका माउथ, ऑइसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम और लास्ट में एनल कैनाल एंड देन एनस। उसके बाद आ जाते हैं एसेसरी ऑर्गन। तो तीन मेजर एसेसरी ऑर्गन है। एसेसरी ऑर्गन क्यों कहा जाता है इन्हें? क्योंकि ये अलग अलग जूसेस सिक्रीट करते हैं हमारे फूड को मॉलिक्यूलर लेवल पे ब्रेक डाउन करने में, और जो कि ऑर्गन रिस्पॉन्सिबल हैं इसके लिए उनका नाम है लीवर, गॉल ब्लैडर और पेनक्रिया। स्टमक भी कुछ जूस रिलीज करता है, पेप्सिन रिलीज करता है। उसके बाद आपका म्यूकस रिलीज करता है। म्यूकस जो है वो स्टमक को हेल्प करता है उसको प्रिजर्व करने की। HCl प्रोड्यूस किया जा रहा है उससे उसको किसी भी तरीके का दिक्कत ना हो, उसको प्रिजर्व करके रखे। अब आ जाते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम में कि भाई कैसे प्रोसेस करता है डाइजेस्टिव सिस्टम। तो मेजर ऑर्गन जो है उनका काम होता है फूड चेन को प्रॉपरली एक पाथवे में मूव कराना, और जो एसेसरी ऑर्गन होते हैं उनका काम होता है कि भाई जूसेस सिक्रीट करना कि वो फूड जो है वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो, यानी सॉलिड फूड सबसे पहले फिजिकल ब्रेकडाउन होता है माउथ में, फिर बोलस फॉर्म में कन्वर्ट होकर ऑइसोफेगस से जाता है स्टमक में, फिर स्टमक में स्टमक जूस जो गैस्ट्रिक जूस है वो रिलीज होते हैं, कुछ वो काइम और चाइम में कन्वर्ट होता है। फिर वो डुडेनम के हेल्प से जब स्मॉल इंटेस्टाइन में जा रहा होता है तो लीवर और पेनक्रिया और गॉल ब्लैडर द्वारा कुछ जूसेस सिक्रीट किए जाते हैं, और डुडेनम में जाके जब फूड मूव कर रहा होता है उसी टाइम पे वो उसमें मिक्स होते हैं। तो स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन द्वारा अलग अलग एब्जॉर्प्शन प्रोसेस में ये कंप्लीट होते हुए और आपकी बॉडी में जो आपने खाया है वो ब्लड स्ट्रीम में चला जाता है, कैपिलरी से वेनस के थ्रू होल बॉडी में सर्कुलेट करता है। सर्कुलेटरी का जो काम है वो आपका कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का काम है, जो कि आपका ब्लड को सर्कुलेट करने में हेल्प करता है। अब आ जाते हैं मेजर ऑर्गन में। सबसे पहले माउथ का। तो माउथ का जो हमारा पीएच है वो 7 पीएच रहता है। पहला पार्ट डाइजेस्टिव जो है वो आपका माउथ के एंटर करते ही होता है, यानी फिजिकल स्टेट जो है वो ब्रेकडाउन होना शुरू होती है। स्ट्रक्चर ऑफ माउथ की बात करें तो इसके अंदर टीथ होता है, टंग होता है, और आपका क्रश करने, ग्राइंड करने के काम आता है। टीथ जो है, स्लाइवी ग्लैंड होता है जो कि क्या करता है आपके मिक्सिंग जो कार्बोहाइड्रेट है उसको ब्रेक डाउन करने में हेल्प करता है, फूड को थोड़ा सॉलिडिफाइड से हल्का सा आपका जेली फॉर्म में कन्वर्ट करने में हेल्प करता है, यानी हल्का सा जेली शेप में हो जाता है वो। उसके बाद स्लाइवरी ग्लैंड्स हैं अलग अलग तीन, जैसे आपके तीन आपके स्लाइवरी ग्लैंड थे, सबलिंगुअल, सबमैंडिबल और पैराटाइड। ये तीन ग्लैंड है स्लाइवरी ग्लैंड जो कि क्या करते हैं आपके कार्बोहाइड्रेट को इनिशियल स्टेज पे ब्रेक डाउन करने में हेल्प करते हैं। तो फिजिकल और केमिकल ब्रेकडाउन का जो पहला पार्ट है वो आपका माउथ यानी मेन ऑर्गन जो स्टार्टिंग ऑर्गन है वो प्रोसेस में करता है। ऑइसोफेगस का जो काम है ये एक ट्यूब है जो कि आपकी क्या करता है, फूड को मूव करने में हेल्प करता है। इसके साथ में लगा हुआ एक ट्रैकिया, ये भी ट्यूब ही रहता है, दोनों साथ साइड बाय साइड साइमल्टेनियसली लोकेटेड रहते हैं। एपिग्लॉटस इसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जो कि क्या करता है, जब आप सांस लेते हो तो आपके ट्रैकिया को ओपन करता है जिसको हम विंड पाइप भी कहते हैं, और जब आप खाना खाते हो तो आपके ऑइसोफेगस को ओपन करता है जिसको हम फूड पाइप भी कहते हैं। इसका जो फूड पाइप का काम है ये है कि बोलस कन्वर्टेड फॉर्म में जो आपका फूड है उसको क्या करना है, सॉलो करते वक्त आपके माउथ से सीधा स्टमक में लेके जाना है बिना किसी हर्डल के। कभी कभी आप खाना खाते खाते अगर सांस ले लेते हो या खाना मुंह में चबा रहे हो, खाना मुंह में पड़ा हुआ है और आप बोल पड़ते हो या सांस ले लेते हो, तो जरा सा भी टुकड़ा अगर आपके ट्रैकिया में जाता है यानी विंड पाइप में जाता है तो एक रिवर्स मैकेनिज्म आपके लंग्स के द्वारा किया जाता है जिसमें आपको हल्की सी खुश्की सी आती है, यानी एक प्रेशर सा एयर जो है वो बाहर की तरफ रिलीज होता है, जिसको फंदा, आम भाषा में कई लोग फंदा लगना भी कहते हैं, कई लोग खुश्की भी कहते हैं, कई लोग गला पकड़ना भी कहते हैं। अलग अलग लैंग्वेज में अलग अलग चीज़ें कहा जाता है, लेकिन जो हल्का सा इरिटेशन जो है ये बेसिकली एक तरीके का बॉडी का रिवर्स मैकेनिज्म होता है, जो कि जब अगर आपके ट्रैकिया में कोई भी फूड जा रहा है तो वहां से उसको एयर प्रेशर के द्वारा वापस से माउथ के तरफ पुश कर दिया जाता है। बात करें फूड कैसे ट्रैवल करता है, तो आपके बोलस फॉर्म में जो फूड है वो जो कि काइम या चाइम फॉर्म में कन्वर्ट होने जा रहा है, बोलस मतलब अंडाकार शेप की यहाँ बात की जा रही है, ये आपके रिथमिक मूवमेंट से मूव करना शुरू करता है। रिथमिक मूवमेंट जो है आपका वेव लाइक कंट्रैक्शन मूवमेंट होता है, जैसे
आपकी साउंड वेव या लाइट वेव ट्रैवल करती है, आपने देखा होगा फिजिक्स में वेव का स्ट्रक्चर, तो उस तरीके से यहाँ पे फिगर डायग्राम में भी आपको देखने को मिल जाएगा स्लाइड नंबर 6 में। आगे बढ़ते हैं, आपका आ जाता है स्फेनेटर। अब दो तरीके के स्फेनेटर होते हैं। स्फेनेटर क्या है, ये एक तरीके से दरवाजे का काम करते हैं, ऑटो डोर लॉक सिस्टम भी बोल सकते हो आप इसको। ये क्या करता है कि जो आपके ऑइसोफेगस से खाना आ रहा है बोलस फॉर्म में, वो क्या करेगा, खाना आते ही वहां गेट ओपन करेगा, स्टमक में खाना एंटर करेगा और गेट को क्लोज कर देगा, यानी ऑइसोफेगस स्फेनेटर। अब इसका काम क्या है कि जैसे ही आपने खाना खाया और खाना आपके पेट में चला गया, अब आप उल्टा हो जाओ, सीधा हो जाओ, कूदो फानो, कुछ भी करो, खाना आपके पेट में ही रहेगा, पेट से मुंह के द्वारा बाहर नहीं आएगा। वॉमिट के टाइम पे क्या होता है कि जो आपका ऑइसोफेगस स्फिनेटर होता है वो ओपन हो जाता है और पेट के अंदर जो आपकी एसिडिटी या अनडाइजेस्टेड फूड या अनमिक्स्ड फूड जो है वो रिवर्स आना शुरू हो जाता है, यानी आपका जो अमाउंट है, पेट को हमेशा मूव करने के लिए कहा जाता है ना कि खाना हमेशा तो एक रोटी कम खानी चाहिए, यानी जितना आपके पेट में एरिया है आपको ईट करने का उससे थोड़ा सा कम खाइए, या फिर जब आपको एक डकार आ जाए, ठीक है, कहते हैं कि भाई खाना खाते खाते डकार आ गई, इसका मतलब आपका क्या है कि खाने का जो क्वांटिटी है, जो स्टमक में एक फिक्स क्वांटिटी है वो आ चुकी है, अब खाने की ज़रूरत नहीं है, उसको मिक्सिंग के लिए जगह चाहिए। तो अगर मिक्सिंग के लिए जगह नहीं मिलती है तो उस केस में क्या होता है, खाना रिवर्स आने के चांसेस होते हैं। या कई बार क्या होता है, आपके पेट में एसिडिटी बहुत ज़्यादा बन जाती है जिसकी वजह से भी वो रिवर्स आता है, तो उस टाइम पर जो आपका स्फिनेटर गेट है, ऑइसोफेगस स्फिनेटर गेट, वो ओपन हो जाता है और आपको जलन सी भी महसूस होती है। क्यों? उसका रीज़न है कि हमारे पेट में HCl प्रोड्यूस हो रहा होता है, उसका pH जो है अप टू 2 to 3 रहता है। फंक्शन की बात करें स्फिनेटर की, जो डुडनम के पास रहता है जिसको हम पॉलरिक स्फिनेटर भी कहते हैं, ये अगेन ये क्या करता है, जब आपका फूड जो है इमीडिएटली बोलस से काइम और चाइम में तो कन्वर्ट होगा नहीं, उसको टाइम लगेगा, तो वो टाइम पीरियड जो 3.5 से 4 घंटे या 3 से 3.5 घंटे का जो टाइम पीरियड है, वो खाना आपके स्टमक में ही फिक्स रहे, वो मूव करता हुआ प्रॉपरली मिक्स हो जाए, तो उसके लिए होल्ड करके रखता है, खाने को स्टमक से बाहर नहीं जाने देता है। आगे बढ़ते हैं, अब आ जाते हैं स्टमक के पार्ट पे, जो कि जे शेप का आपका रहता है। अगर बात करें उसके इंटरनल वॉल, तो ये सबसे ज़्यादा आपका रबरी सब्सटेंस का रहता है। फंक्शन क्या है इसका, मिक्सिंग का काम है, और इसके अंदर कुछ जूसेस सिक्रीट होते हैं जिसको हम गैस्ट्रिक जूस कहते हैं, जो कि HCl, सॉल्ट, एंजाइम, वाटर एंड म्यूकस, ये इसके अंदर प्रेजेंट रहता है। ये क्या करता है, बैक्टीरिया को मारने का काम करता है, आपके फूड को मिक्स और ब्रेक डाउन करने का काम करता है। जो फूड जो है बोलस फॉर्म में, वो आपका किस में, काइम और चाइम में कन्वर्ट हो रहा है। इसके अगर हम बात करें कि भाई क्या क्या बॉडी पार्ट्स हैं स्टमक के अंदर, तो इसके अंदर फंडस होता है आपका, फिर ऑइसोफेगस का स्फिनेटर पार्ट रहेगा, बॉडी रहेगी, स्टमक इनर लेयर रहेगा, आपका रग्ड लेयर रहेगा, फिर आपका प्लूरल स्फिनेटर रहेगा, आपका डुडेनम रहेगा। ये आपके पार्ट हैं जो कि पॉलरिक स्फिनेटर है, ये आपके पार्ट है जो कि स्टमक में पूरा लाई करता है कंप्लीट। आगे बात करते हैं एंजाइम के बारे में। तो आपके बॉडी में एंजाइम का क्या काम होता है, एंजाइम का जो काम होता है वो बेसिकली दो सब्सटेंस को मिलके प्रोडक्ट बनाने का काम होता है। जैसे भाई मेरे पास एक ब्लू कलर है और एक बिल्कुल ठंडा वाटर है। अब यहाँ पे वो ब्लू कलर मान लो ठंडे वाटर के साथ अच्छे से मिक्स नहीं हो रहा है, तो एंजाइम क्या करेगा, एंजाइम उसको मिक्स करने का काम करेगा, यानी उसको सपोज हमने हीटिंग एलिमेंट पे रख दिया, तो वहाँ क्या हुआ, हीटिंग एलिमेंट एक तरीके से एंजाइम का काम कर गया। उसने क्या किया, आपके मेटल को हीट, अब खुद को हीट अप किया, एनर्जी रिलीज करी, एक हीट एनर्जी, वो जाके कलर को मिक्स करने में आसानी दे गया। मतलब एक कहते हैं ना एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उसको ओवरकम कर गया, तो दो सब्सटेंस जो है वो आपस में मिक्स होके एक प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गए। लॉक और की मेथड के तरीके से एंजाइम काम करता है। मतलब आपका शेप लेगा दो प्रोडक्ट का, कोई सा भी दो प्रोडक्ट हो सकता है, अलग अलग शेप का होगा, उन दोनों का शेप लेगा, उसको एक शेप में एडजस्ट करने को फिट करेगा और वापस अपना साइड निकल जाएगा। एंजाइम का सिर्फ इतना ही काम होता है लॉक एंड की मेथड से। मैं आपको इसको नेक्स्ट क्लास में कभी इंडिविजुअली समझा दूंगा किस तरीके से एंजाइम काम करता है। फिर पॉलिक स्फिनेटर, अभी से पहले ही मैंने जैसे बताया था स्टमक में कि वो क्या काम करता है कि जब आपका काइम और चाइम कन्वर्ट हो जाता है, पूरा फुल कंप्लीट हो जाता है, तो फिर रिथमिक मूवमेंट की हेल्प से वो उसको मूव करना शुरू करता है, किसमें, स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ, डुडेनम में, जिससे वो और उसमें आपके जो लीवर, पैनक्रिया और गॉल ब्लैडर के जो जूस हैं वो मिक्स हो जाएं और मिक्स होके आगे एब्जॉर्प्शन में ईजीएस्ट फॉर्म में चले जाएं। अब बात करते हैं कि भी हमारा जो स्टमक है वो जलता क्यों नहीं है, क्योंकि अगर HCl हमारे बॉडी में वैसे गिर जाए कहीं बाहर से तो हमारी स्किन को जला देता है। तो हमारी स्टमक के अंदर एक जो है म्यूकस सिक्रीट किया जाता है, वो बार बार सिक्रीट होता रहता है, जिससे हमारे स्टमक के अंदर
जो इनर लेयर है स्टमक की वो कभी डैमेज नहीं होती HCl से। कभी भी क्या होता है कि जैसे ही आपका HCl प्रोड्यूस होना शुरू किया, स्टमक उससे पहले एक बार म्यूकस की लेयर जनरेट कर देता है, जिससे जितनी देर तक स्टमक हमारे पेट HCl हमारे स्टमक में प्रेजेंट रहता है विदाउट फूड, तो वहाँ पे वो स्किन की लेयर को डैमेज नहीं करता है। आपने सुना होगा स्टमक अल्सर हो जाता है कभी कभार। अल्सर का मतलब होता है कि आपका म्यूकस जो है वो प्रॉपर नहीं बन पा रहा है और HCl भरपूर बन रहा है, खाना आप टाइम से खा नहीं रहे हो, बहुत ज़्यादा डिफरेंस गैप हो रहा है, तो स्टमक अल्सर हो जाता है, जिसमें आपके जो रेड रेड स्पॉट्स हैं स्टमक के इनर लेयर पे जनरेट हो जाते हैं। तो उस टाइम कहा जाता है कि आप बेसिक फूड्स लो, जो टाइम पीरियड है आपके खाने का उसको एक फ़िक्स टाइम पीरियड में कन्वर्ट करो, और कोशिश ये रखो कि मैक्सिमम से मैक्सिमम जल्दी से जल्दी आप एक फ़िक्स टाइम पीरियड में एक बेसिक खाना खा सको। चिली फूड्स जो है वो आपको अवॉइड करने को कहा जाता है। अब आ जाते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन पे। स्मॉल इंटेस्टाइन की यहाँ बात कर लें तो स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो आपका रिस्पॉन्सिबल रहता है एब्जॉर्प्शन में। स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो आपका एब्जॉर्प्शन में काम करता है, जो कि सबसे पहला प्राइमरी एब्जॉर्प्शन का पार्ट है। क्या क्या एब्जॉर्ब करता है? तो ग्लूकोज है, ग्लाइकोज है, फैटी एसिड है, अमाइनो एसिड है, न्यूक्लियोटाइड्स हैं, इन सबको क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है। अगर हम डायग्राम की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो कुछ पार्ट में जो है वो डिवाइडेड रहता है। अब आ जाते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन पे। स्मॉल इंटेस्टाइन क्या है? ये भी एक आपका पार्ट है डाइजेस्टिव सिस्टम का। यहाँ पे खाना एब्जॉर्प्शन यानी ब्रेक डाउन का प्रोसेस जो है, खाने का टूटने का प्रोसेस जो हम कहते हैं वो खत्म हो चुका है। अब यहाँ से खाना जो है वो लिक्विड फॉर्म में आपका फ्लो कर रहा है इंटेस्टाइन के अंदर। और ये इंटेस्टाइन के अंदर क्या हो रहा है? तो ये इंटेस्टाइन के अंदर आपका जो खाना है वो बेसिकली एब्जॉर्ब होना, यानी अब अंदर ब्लड स्ट्रीम में मिलना शुरू कर रहा है। तो बात करें कि कौन कौन से ऐसे मेजर पार्टिकल है जो एब्जॉर्ब किए जाते हैं इंटेस्टाइन के द्वारा, तो ग्लूकोज है, ग्लाइकोज है, फैटी एसिड है, अमाइनो एसिड है, न्यूक्लियोटाइड्स है, ये सारी चीज़ें क्या है? एब्जॉर्ब की जाती हैं। बात करें कि ये इंटेस्टाइन जो है कितने पार्ट में डिवाइडेड है, तो 3 मेजर पार्ट में यहाँ पे डिवाइडेड है: डुडेनम, जजनम, इलियम। डुडेनम जो है वो आपका स्टमक से इंटेस्टाइन को जोड़ने का काम करता है। जजनम जो है यहाँ पे ये एब्जॉर्प्शन का काम करता है। इलियम जो है ये आपका लार्ज इंटेस्टाइन से स्मॉल इंटेस्टाइन का लास्ट का पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का, जो जुड़ने का काम करता है। यहाँ पे ये तीनों पार्ट जो हैं अलग अलग चीज़ें एब्जॉर्ब करती हैं। इसका डायग्राम आपको दिख जाएगा पेज नंबर 13 पे, जो पार्ट है लेक्चर का, वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। बात करें डुडेनम की तो इसका जो है साइज़ जो है अप्रॉक्सीमेटली 30 सेंटीमीटर का होता है। इसके अंदर वेलाइज प्रेजेंट रहते हैं, माइक्रो वेलाइज प्रेजेंट रहते हैं। वेलाइज और माइक्रो वेलाइज क्या होते हैं? जैसे आपका टॉवल होता है ना, फैदर वाला टॉवल, तो जो फैदर आपके नज़र आ रहे हैं इसी तरीके से फिंगर लाइक स्ट्रक्चर फैदर जो है हमारे स्टमक इंटेस्टाइन के अंदर भी रहता है, जो कि क्या करता है? एब्जॉर्ब का काम करता है। वहाँ पे ब्लड स्ट्रीम कैपिलरीज रहती हैं, जो कि जैसे ही आपका फूड वहाँ लिक्विड फूड आता है वो एब्जॉर्ब करना शुरू करती है वहाँ से। जैसे हमारा टॉवल जो है वो पानी को सोख लेता है, वैसे ही वो आपके उस पार्ट को सोखना यानी खींचना शुरू करती है। एब्जॉर्ब करना, एस्पिरेट करना, सब एक ही बात कही जा रही है। एब्जॉर्ब करना, एस्पिरेट करना, खींचना, चूसना, उसमें से मिनरल्स को लेना, ये सब एक ही बात की जा रही है। एब्जॉर्ब करना शुरू कर रहा है। इसका शेप की बात करें तो इसका यू शेप की तरीके का ये ऑर्गन होता है। एक तरफ से आपका स्टमक और दूसरी तरफ से इंटेस्टाइन को जोड़ के रखता है। बात करें आगे जजनम की तो जजनम जो है अप्रॉक्सीमेटली 2.5 सेंटीमीटर लॉन्ग आपका ये ट्यूब है। सेम इसके अंदर भी माइक्रोवेलाइज और वेलाइज देखने को मिलता है। ये क्या काम करता है? तो ये अगेन एब्जॉर्प्शन का काम यहाँ पे कर रहा होता है। जो न्यूट्रिशन है वो यहाँ पे एब्जॉर्ब किए जा रहे होते हैं। बात करें इलियम की, क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? हाँ जी। ये आपके फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। जैसे आपका टावल होता है ना फैदर वाला, उसमें फैदर्स होते हैं छोटे छोटे से, और जब पानी पे आप वो टावल डालते हो तो वो क्या करते हैं? उस पानी को सोख लेते हैं। ठीक है जी, ये तभी करना जब प्रैक्टिकल कर रखा हो। पोछा, घर में पोछा है? हाँ है। पानी गिर जाता है तो हम पोछा डालते हैं, पोछा पानी सोख लेता है, तो हम क्या करते हैं फिर वापस पोछे को ले जाके अच्छी से निचोड़ के और धूप में पसार देते हैं। लेकिन यहाँ हमारा विलाइज जो है वो क्या करता है? वहाँ से खींचता है इंटेस्टाइन से और सीधा ब्लड स्ट्रीम में भेज देता है। कोई निचोड़ने, कोई सुखाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मोटर होती है ना पानी की, भाई पानी ज़मीन में से खींचती है या सप्लाई का पानी खींचती है और सीधा आपकी टंकी में फेंकती है, ऐसे ही ये काम करता है। वो खींचता है और आगे सप्लाई कर देता है, रोकता नहीं है बिल्कुल भी अपने पास। क्लियर हो गया?
क्लियर हो गया? फंक्शन दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, 90% जो आपका फूड है एब्जॉर्ब हो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, 10% जो है वो आपका स्टमक और लार्ज इंटेस्टाइन के द्वारा कुछ मिक्सिंग एब्जॉर्प्शन किया जाता है, 10% वहाँ पे भी होता है। उसके बाद अगर बात करें कि स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या क्या, तो मिनरल और न्यूट्रिशन जो है ये सारी चीज़ें फूड में से एब्जॉर्ब की जाती है। अगर बात करें कि भाई प्रोटीन जो है वो क्या होता है, तो प्रोटीन, पेप्टाइड, अमाइनो एसिड, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो हैं एंजाइम के द्वारा मिलके ब्रेक डाउन होती हैं और ब्रेक डाउन होकर फिर स्मॉल इंटेस्टाइन के द्वारा एब्जॉर्ब की जाती हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन में आपका यहाँ पे मिनरल और न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब हो चुका है। अब जो आपका डिज़ाइन ऑफ लिपिड्स है, लिपिड क्या है, एक लॉन्ग चेन होती है जो कि डाइजेस्ट की जाती है ब्रेक डाउन हो के, ठीक है। किस तरीके से ब्रेक डाउन होती है, तो आपके लाइपेज जो हैं वो सिक्रीट होते हैं और पेनक्रियाज एक्ट के द्वारा फैट को जो है डाइजेस्ट किया जाता है, जो कि क्या है, एक फॉर्म ऑफ लिपिड की है, जो कि छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रेक होता है। ब्रेक होने के बाद विलाइस के द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है। एक बड़ा कार्बन की चेन या बड़ी लिपिड की चेन या बड़ी पेप्टाइड की चेन जो है डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं की जा सकती, तो इसको स्मॉल सिंपल शुगर में कन्वर्ट करके कार्बोहाइड्रेट को फिर उसको ग्लूकोज के फॉर्म में कन्वर्ट करके आपका एब्जॉर्ब किया जाता है, मोनोसेक्राइड्स वगैरह हैं उसके फॉर्म में। ब्रेक डाउन होता है कार्बोहाइड्रेट, ऑलिगोसेक्राइड में कन्वर्ट होता है। कार्बोहाइड्रेट जो है ब्रेक डाउन होकर आपका इंटरनल जो इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया है उनको भी हेल्प करता है। कुछ आपके हार्मफुल बैक्टीरिया होते हैं, कुछ आपके यूजफुल बैक्टीरिया होते हैं, तो वहाँ पे हेल्प करता है उसको फंक्शन करने के लिए। यानी कहने का मतलब ये है कि आपका जो ब्लड स्ट्रीम में एनर्जी जा रही है वो सेम टाइम उस ऑर्गन में भी यूटिलाइज की जा रही है उसको फंक्शन करने के लिए, या उसके सराउंडिंग में जो यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उसको हेल्प करता है कि उसकी भी एनर्जी बनी रहे और वो भी काम करते रहें। थोड़ा सा ब्रीफ समझ लेते हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर क्या क्या चीज़ें जो हैं वो एब्जॉर्ब होती हैं आपकी। तो सबसे बात करेंगे ट्रांसपोर्टेशन में, न्यूट्रिशन जो है वो ट्रांसपोर्ट कर रहा होता है, तो लिपिड्स हो गया, शॉर्ट चेन ऑफ फैटी एसिड हो गया, अमाइनो एसिड हो गया, ग्लूकोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया, ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपकी क्या किया जाता है, एब्जॉर्ब किया जाता है। और प्राइमरी जो ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है वो आपका न्यूट्रिशन जो है वो एब्जॉर्ब करके साथ ही साथ में ब्लड स्ट्रीम में, ये सारी चीज़ें जो हैं ब्लड स्ट्रीम में ट्रांसफ़र की जा रही होती हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के द्वारा। किस तरीके से ब्लड स्ट्रीम में ट्रांसफर करी जा रही हैं, तो उसका सबसे सिंपल सा तरीका होता है कि जो आपका फूड काइम और चाइम में कन्वर्ट हो चुका है, आपका लिवर, पेनक्रिया और गॉल ब्लैडर से जो जूस आया है डुडनम के अंदर वो मिक्स हो चुका है, तो धीरे धीरे जब वो आपका रिथमिक मूवमेंट, वेव लाइक स्ट्रक्चर जो है मूवमेंट करता है, तो वहाँ पे वो एब्जॉर्ब कर रहा होता है साथ ही साथ में पिलाइज के द्वारा, और वो एब्जॉर्प्शन सीधा कैपिलरी के थ्रू आपके वेन के अंदर ट्रांसफ़र किया जा रहा होता है, यानी जो प्योर ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, उसके अंदर ट्रांसफ़र किया जा रहा होता है और वहाँ से फिर वो कन्वर्ट हो जाता है। यानी आर्टरी के अंदर, यहाँ ध्यान रखना, वेन और आर्टरी, तो आर्टरी के अंदर यहाँ पे वो ट्रांसफ़र किया जा रहा होता है सारा एब्जॉर्प्शन फूड, और वो जाके यूटिलाइज किया जाता है आपके ब्लड के द्वारा, और वेन के द्वारा फिर आपका जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो बाहर लंग्स के द्वारा से कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव कर रहा होता है और किडनी में जाके फिल्टर कर रहा होता है। यानी जो वेस्ट प्रोडक्ट बच रहा है वो आपका किडनी में फिल्टर हो रहा है ब्लड के अंदर, और जो गैसियस वेस्ट प्रोडक्ट बच रहा है वो आपका लंग्स के अंदर फिल्टर हो रहा है। एब्जॉर्प्शन जो है वो यहाँ पे आपका किसके अंदर हो रहा है, एब्जॉर्प्शन तो आर्टरी के अंदर, यानी जो ऑक्सीजन रिच ब्लड है उसके अंदर एब्जॉर्प्शन किया जा रहा है। अब आ जाते हैं कि यहाँ पे एब्जॉर्प्शन जो है और क्या क्या करता है, तो वाटर, 80% वाटर जो एब्जॉर्प्शन है स्मॉल इंटेस्टाइन के द्वारा किया जाता है, और 10% वाटर जो एब्जॉर्प्शन है वो आपका लार्ज इंटेस्टाइन के द्वारा किया जाता है, और बाकी बचा हुआ 10% जो है वो आपका फिशेज में ही रह जाता है। इसी वजह से जो आपका स्टूल है वो थोड़ा सा सेमी सॉलिड यानी हल्का सा सॉफ्ट जो स्टूल है वो रहता है, ठीक है। एक प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन के लिए आपको दे रहा हूँ कि आपको एक हफ्ते तक आपको अपना डाइट शेड्यूल के अकॉर्डिंगली आपको अपना स्टूल को जो है अब्जॉर्ब करना है, किस कलर का है, कैसा उसका स्मेल आ रहा है ये, और किस शेप साइज़ का है, पॉप साइज है, रॉड शेप है, स्मूथ है, हार्ड है, ये मुझे ऑब्जर्व करके आप बताओगे, और फिर बताऊंगा कि स्टूल एग्जामिनेशन भी किस तरीके से किया जाता है। इलेक्ट्रोलाइट और विटामिन जो है ये भी आपके स्मॉल इंटेस्टाइन के द्वारा ही एब्जॉर्ब किए जाते हैं। अब आ जाते हैं हम लार्ज इंटेस्टाइन पर। इस लेक्चर में हम लोग थोड़ा सा कंटिन्यू करते हैं लार्ज इंटेस्टाइन का ब्रीफ, और डिटेल में उसके नेक्स्ट लेक्चर में इंडिविजुअल आपको लार्ज इंटेस्टाइन का लेक्चर मिलेगा। बात करें कंपोनेंट्स की, तो यहाँ पे
सीलियम कलर की बात करें तो इसका हल्का सा आपका जो है ब्राउनिश कलर का रहता है। पार्ट की बात करें तो ये आपका असेंडिंग, ट्रांसवर्सल, डिसेंडिंग और सिग्मोइड कोलोन, ये चार कोलोन में कन्वर्टेड रहता है। रेक्टम जो है आपका लार्ज इंटेस्टाइन का ही पार्ट है। अगर डायग्रामेटिकली आप समझना चाहो तो यहाँ पे पेज नंबर अगेन स्लाइड नंबर 22 पे आपको इसका डायग्राम दिख जाएगा। यहाँ पे पार्ट की बात करें तो असेंडिंग कोलोन यहाँ देखने को मिल जाएगा आपको, फिर आपका सेलियम देखने को मिल जाएगा। अपेंडिक्स जो है ये एक पार्ट है जो कि पहले हमारे फूड में यूज़ किया जाता था, अब यूज़ नहीं होता है। बेसिकली जो आपका ये कह सकते हो नॉन कुक्ड फूड जब हम खाते थे तो उस टाइम पे ये सिक्रीट करता था कुछ जूसेस जो उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करते थे। फिर आपका एनस यहाँ पे दिख जाएगा, सिग्मोइड कोलोन देखने को मिल जाएगा, डिसेंडिंग कोलोन और ट्रांसवर्स कोलोन भी यहाँ पे आपको डायग्राम में देखने को मिल जाएगा। कंपोनेंट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन की मैं यहाँ बात कर रहा हूँ। आगे आ जाते हैं, अब इंडिविजुअली एक एक पार्ट को हम लोग डिटेल में समझेंगे नेक्स्ट लेक्चर में जब इंडिविजुअल पढ़ रहे होंगे। ये किस तरीके का दिखाई देता है, कितना इंच का रहता है, हर एक जो आपका पार्ट है। सीलियम की बात करें तो उसका अपना अलग रोल है, फिर ट्रांसवर्स की बात करें उसका अपना अलग रोल है, स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ किस तरीके से वो ज्वाइंट कर रहा है वो देखेंगे, कोलोन में उसका फंक्शन क्या है, क्या पार्ट है, कितने लेंथ का है। ये ध्यान रखना कि स्मॉल इंटेस्टाइन जो है लेंथ में बड़ा होता है लेकिन वहीं पे उसका जो वॉल्यूम होता है वो कम होता है। फिलहाल यहीं पे आके रोक रहा हूँ। रेक्टम का साइज़ भी यहाँ पे हम देखेंगे कितना साइज़ का होता है, कितना वो एक्सपेंड कर सकता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इंडिविजुअल लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में पढ़ेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर इन्फॉर्मेटिव रहा होगा और कुछ बेनिफिशियल रहेगा। थैंक यू, कीप स्टडिंग।